गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटेंसी का हम थोड़ा सा आज करेंगे बेटा। अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो संस्थाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं होता, अपितु सेवा प्रदान करना होता है। वैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि बिजनेस में और अकाउंटेंसी में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। पर ये जो चैप्टर है ये हमें कुछ और बता रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो सिर्फ सेवाएं प्रदान करती हैं, तो लेकिन उनके भी कुछ खर्चे होते हैं, उनकी भी कुछ आय होती हैं और उनको भी कुछ सरप्लस अमाउंट कभी बच जाता है या कभी उन लोगों को घाटा हो जाता है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, उसका लेखांकन हम कैसे करेंगे, उसके अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन संस्थाओं में देखिए कि कौन कौन सी आती हैं। देखिए, आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में यही लिखा हुआ है कि इसमें या तो आपके विद्यालय आते हैं, स्कूल्स, धार्मिक संस्था जैसे मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है, व्यापारिक संगठन, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका उद्देश्य व्यापारिक तो है, व्यापार तो वो करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सेवा प्रदान करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। और इसमें कुछ ऐसे होती हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं, जो सिर्फ धर्म के लिए आयोजित किए जाते हैं, जैसे अनाथालय होते हैं या वृद्धाश्रम होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो संस्थाएं होती हैं, इनके अकाउंट्स हम जो है वो कैसे बनाते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोग थियोरी देख लेंगे। तो ये सीधे सी बात है कि हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सेवाएं प्रदान करना होता है। चलिए, अब देखिए इनके अर्थ देखेंगे हम लोग। अलाभकारी संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थानों से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है तथा जिनका निर्माण धार्मिक संस्थानों, जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं के लिए होता है और इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवाएं प्रदान करना होता है। विशिष्ट समूह में जैसे मैंने आपको बताया वृद्धाश्रम होता है या अनाथालय होते हैं, एक्सेट्रा। तो काम तो यहाँ पर भी खर्चे भी होते हैं हमारे, मैंने पहले भी बताया, इनकम्स भी होती है, लेकिन यहाँ पर इनके हमारा मुख्य उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ने का यही है कि वो लोग क्या, जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, क्या वो लोग भी हमारी तरह लेजर्स अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा बनाते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेषताएं हमेशा उनके डेफिनेशन में और अर्थ में छुपी हुई होती हैं। अब ये इन लोगों को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनको चलाने के लिए, हर एक चीज़ को चलाने के लिए, चाहे तो फिर वो लाभ के लिए संस्थाएं हों या गैर लाभ के लिए हों, तो उनको पैसा तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक बात मुख्य इम्पॉर्टेंट से ये बताई गई है कि इन संस्थाओं द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है और वो ज़्यादातर हमें डोनेशन से प्राप्त होती है। और इनका जो मुख्य स्रोत है आय का, वो है जो जो इनके मेंबर्स बनते हैं, जो जो इनके सदस्य बनते हैं, उनको एक सदस्य बनने के लिए एक निर्धारित शुल्क उनके द्वारा दिया जाता है। उनके द्वारा अनुदान या डोनेशंस भी दिए जाते हैं। कई बार जो है वो हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट भी होती है कि आप लोग जो है वो किसी चीज़, किसी विशेष तौर पर दिया गया, जिसको हम डोनेशन कहते हैं, ये वो होते हैं। तो इनको विभिन्न स्रोतों से इस तरीके से आय प्राप्त होती है। और इनको इनकी जो ये निधियां हैं जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हम लोगों को इनका लेखा बनाने की। देखिए, इनकी क्या क्या आय के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ इनके खर्चे होते हैं, और इनके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करने के लिए हमें इनके लेखे बनाने की आवश्यकता
होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन जो संस्थाएं हैं उनकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है। और इनका सबसे पहला है कि इनकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये या तो संपूर्ण जनता के लिए या किसी विशेष ग्रुप के लिए जो है ये सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं या स्थापित की जाती हैं, जिसमें हम लोग पहले भी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। या तो एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर किसी खेल कूद के लिए हो, जैसे कोई क्रिकेट क्लब है या हॉकी क्लब है या बैडमिंटन क्लब है, कुछ इस तरीके से। और उसके अलावा भी जैसे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या शिक्षण संस्थाएं हैं, डिप्राइव्ड जो पीपल होते हैं, जो जिन लोगों को ये फैसिलिटीज़ आसानी से नहीं मिल पाती या पैसे की कमी के कारण वो उन्हें अर्जित नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये समूह जो है वो ये संस्थाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। तो मुख्य विशेषता एक पहली यही है कि ये जो है ये किसी विशेष समूह या समस्त जनता के लिए स्थापित किए जाते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सेवाएं देना है, ना कि लाभ प्राप्त करना। और जो जिस तरीके से जो ये सेवाएं जो देते हैं उनकी जो लागत है वो कम से कम रख करके या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है। मतलब जब आप इन ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ी फीस देने की या बहुत बड़ा शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। आप ये सेवाएं जो है वो उचित लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। और इनका जो निर्माण होता है, ये देखिए, इनका जो निर्माण होता है वो धर्मार्थ यानी चैरिटेबल होता है, समाज की तरह से होता है। और इनमें अनुदान करने वाले इनके सदस्य कहलाते हैं। इनके मेंबर्स कौन होते हैं? सबसे पहले बात ये आती है, जो व्यक्ति इनको चलाते हैं या जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो शुल्क अदा करके इसका हिस्सा या सदस्य बन जाते हैं। और इनके इसमें भी जाहिर सी बात है, कोई भी सेटलमेंट है तो उसमें प्रबंध की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो इनका प्रबंध कौन करता है? जी हाँ, इनके प्रबंध के लिए कुछ विशेष कमेटीज़ या समिति जो है वो बनाई जाती हैं और उनको जो हैंडलिंग उनकी होती है उस कार्य की, वो उनके मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। अब इन संस्थाओं की जो आय के मुख्य स्रोत हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगेन दे हैव गिवन सदस्यों से अनुदान, दैट मीन्स डोनेशंस फ्रॉम द मेंबर्स एंड अदर डोनेशंस। और फिर आपको वसीयत बताई गई है, अनुदान में सहायता, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो भी इन लोगों ने बताया हुआ है कि भाई ये अनुदान है या दान है या वसीयत है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, पांचवी विशेषता ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पूंजी है वो किस तरीके से दी जाती है। दो तरीके की बनाई जाती हैं और वो है एक पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि। तो वो भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके की पूंजी और कहाँ पर अपीयर होती है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर आय है तो व्यय भी है। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ कोई खर्चा नहीं होगा। यहाँ पर एक और बात हमने बताई है कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर से ऊपर हमारी आय है, अगर हमारी आय अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें सरप्लस मिलता है। ये छठे पॉइंट में इन्होंने यही कहा है कि अगर आपके व्यय यानी खर्चे और आय यानी इनकम, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और व्यय कम है तो आपके जो भी सरप्लस होता है ये अधिशेष के रूप में इसे सदस्य लेके नहीं चले जाते। जैसे हम लोगों ने पहले आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि भी जो कुछ भी हुआ उसके जो मेंबर्स हैं वो लेके अपने अपने घर चले गए। नहीं, जो भी आपका सरप्लस होता है उसको हम लोग इसी की निधि में, इस संस्था की ही निधि में जोड़ दिया जाता है और उसे आगे आने वाले कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सातवां पॉइंट कह रहा है, अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, ना कि उनके ग्राहकों या मालिकों के संतोष के कारण। तो यहाँ पर फिर से इसी बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि यहाँ पर जो मालिक तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, सिर्फ यहाँ मेंबर्स हैं या उन कस्टमर्स जो है वो है ही नहीं, उसको यूज़ करने वाले जो जनसाधारण है वो, तो उनको उसकी जो गुडविल होगी उसको समाज कल्याण के लिए ही यूज़ किया जाएगा।
और 8वीं जो इसका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आशय इनकी वर्तमान मजबूत अंशदान में वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। वैधानिक आवश्यकताएं यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो आप लेखे जो भी हम आगे बनाएंगे तो उनका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अभी अपना अच्छे से अपना शेयर होल्डर या कुछ इस तरीके से अपनी पोजीशन जो है उसको मजबूत बना ले। नहीं, जो वैधानिक आवश्यकता है यानी अगर सरकार ये कहती है कि ये सही रूप में अलाभकारी संस्थाओं के तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हम इसे चेक करना चाहते हैं, तो ये अपने जो लेखा जिन्होंने अभी तक बनाए हैं वो उन्हें सरकार को दिखा सकते हैं और अपनी वैधानिक प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये क्या होते हैं, इनका अर्थ देख लिया, इनकी विशेषताएं देख ली। अब हम ये देखेंगे कि भाई इनका लेखांकन कैसे किया जाता है। तो इनका भाई इसमें पैसे का भी लेन देन होता है, ठीक है, और साथ में हम जो है वो सिर्फ सब कुछ कैश में ही नहीं किया जाता, हमें बैंक की भी मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये संस्थाएं जो हैं हम देखेंगे कि क्या क्या बनाते हैं। आय कहाँ लिखते हैं, व्यय कहाँ लिखते हैं, और जो पैसे का लेन देन है वो कहाँ लिखते हैं, जो बैंक का लेन देन है वो कहाँ लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अच्छा, इनकी कुछ संपत्तियाँ भी होती हैं और दायित्व भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि ये लोग किस प्रकार के, क्या ये लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बट नो, दे आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं स्थापित किए जाते। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। हम देखेंगे आगे कि अब इनमें क्या कौन से अकाउंट जो हैं वो बनेंगे। यहाँ पर भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर, तो उस समय में जितने भी खर्चे हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जो भी इनकी संपत्तियां हैं, जो इनके दायित्व हैं, उनको एक जगह लिखा जाता है, और जो इनके जो है वो कैश का लेन देन है या रोकड़ का लेन देन है, उनको कहाँ लिखा जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, सेकंड पैराग्राफ में ये कह रहे हैं, ये संस्थाएं कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती। दे डू नॉट प्रिपेयर एनी कैपिटल अकाउंट। इसके बदले में यह पूंजी निधि, जिनको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अधिलाभ, आजीवन सदस्यता, शुल्क, दान, वसीयत, मैं फिर बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो संस्थाएं कहाँ पर इनको रखती हैं वो हम देखेंगे। अंतिम खाते तथा अंतिम विवरण, और यहाँ पर ये कह रहे हैं हर एक लेखा वर्ष में यानी अकाउंटिंग पीरियड में इनको अंतिम विवरण या स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये फिर कह रहे हैं कि ये लाभ नहीं अर्जित करते बल्कि तो सेवा ही प्रदान करते हैं। फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है, ये क्या क्या बनाते हैं। पॉइंट ये याद है कि सबसे पहले ये बनाएंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम पढ़ेंगे, प्राप्ति का मतलब रिसिप्ट, भुगतान का मतलब पेमेंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहाँ कहाँ से इनको पैसा प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ पर ये पैसा खर्चेंगे या खर्च हुआ है, तो ये हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जिसका फॉर्मेट हम अभी आगे आपको बताएंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये बनाते हैं आय और व्यय खाता। वहाँ ऊपर था प्राप्ति और भुगतान खाता, यहाँ पे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद एक्सक्यूज मी, एक और इनका जो है वो बताया गया है इन्होंने, तुलन पत्र। लेट्स सी व्हाट इज दिस तुलन पत्र। अब देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सिर्फ रोकड़ और बैंक के लेन देन का एक सारांश है। जो भी पैसे आपको प्राप्त हुए हैं या बैंक का कोई लिया है या दिया है, वो चीज़ आप प्राप्ति एवं भुगतान खाता में लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आय और व्यय खाता।
और आय और व्यय खाता जो हमारा ऊपर प्राप्ति और भुगतान खाता है वो तो कैश बुक की तरह हो गया, जो कैश आया उसको प्राप्ति में लिख देंगे, जो कैश गया उसको भुगतान में लिख देंगे। लेकिन आय और व्यय खाता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, लाभ हानि खाते की तरह होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास हमारी आय कहाँ कहाँ से आई या आएगी और हमारे व्यय कहाँ कहाँ हुए हैं या होंगे। और इससे ये नहीं होता कि हम लोग जो इसमें हमारा जो भी बैलेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट या लॉस करके जो भी मेंबर्स है उसमें बांट देंगे, नहीं। यहाँ पर सिर्फ मदद ये मिलती है कि जब हम लोग एक तुलन पत्र, हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक पत्र बनाते हैं, वो देखेंगे कि वो लास्ट क्या है। तो अब हम लोग प्राप्ति एंड भुगतान खाता देखेंगे कि ये प्राप्ति एंड भुगतान खाता इन्होंने फिर से एक बार डिटेल में बताने की कोशिश की है। और उसका आई थिंक ये देखिए, एक ये हमारी कैश बुक बताई है और इसी कैश बुक के आगे इन्होंने ये कहा है कि ये जो विभिन्न प्राप्तियों और मदों के अनुसार समूहन अभिदान ये दिया हुआ है, इसके अनुसार इन्होंने क्वेश्चंस दिया हुए हैं। तो वी विल सी इट लेटर, बट स्टिल अभी आपको इतना देखना है कि अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ क्या होता है, अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और एक नेक्स्ट जो आप बात आगे की जो नोट्स बनाएंगे उसमें ये देखेंगे कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, आय और व्यय खाता क्या है, और तुलन पत्र अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो फॉर टुडे दिस इज़ द ओनली वर्क विच यू हैव टू डू। आप इनके नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको भेजूंगी वो मैं आपको इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो भेजूंगी, दैट यू विल नोट डाउन। थैंक यू।